अब मैदान मेरी तरफ से 4 तारीख को पटियाला हाउस है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने भर के लिए आया है कि 122 लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं जिन्हें ए राजा के समय दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति में कई बुनियादी खोट हैं। अब लाइसेंस को रद्द कर फिर से नीलामी होगी। अदालत ने कहा है कि ए राजा मनमानी किए जा रहे थे, लेकिन फैसले को पढ़ें तो कई बातें और भी साफ होती हैं। ट्राई ने सलाह देने की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई। पूरी बेंच के सामने इतने बड़े मसले की ट्राई ने चर्चा नहीं की। क्या यह बात ए राजा के मंत्रालय से बाहर वित्त मंत्रालय तक नहीं पहुंची होगी, वहां से प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंची होगी? कोर्ट ने यह भी कहा है कि डीओपीटी ने वित्त मंत्रालय से राजा के भय से सलाह नहीं ली, जबकि कानून है कि उसे वित्त मंत्रालय की राय लेनी ही चाहिए थी। वित्त सचिव ने 2001 की कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के बंटवारे पर ऐतराज जताया था, फिर भी ए राजा ने वित्त मंत्री या वित्त अधिकारियों से बात नहीं की। यह सारा फैसले में लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि वित्त सचिव कोई छोटा अधिकारी तो नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री ने भी तो राजा को पारदर्शिता बरतने का सुझाव दिया और उसके तुरंत बाद ही राजा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति पर चलकर लाइसेंस बांट दिए और यह कथित घोटाला हुआ। क्या यह सब बातें कहते हुए वाकई अदालत ने सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की है? क्या इन बातों को कहते हुए वाकई अदालत ने अपनी आलोचना को सिर्फ पहले आओ पहले पाओ की नीति तक सीमित रखा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि अदालत ने प्रधानमंत्री तब के वित्त मंत्री की आलोचना नहीं की है, टिप्पणी नहीं की है। टेलीकॉम मंत्री सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ पहले आओ पहले पाओ की नीति को निरस्त किया गया है, जो बीजेपी के राज में एनडीए में 2001 में शुरू किया गया था। इसीलिए बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब अदालत ने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिब्बल जी के अनुसार आलोचना नहीं की, तो फिर केंद्रीय मंत्री सिब्बल कैसे बीजेपी से माफी मांगने की बात कह रहे हैं? क्या उनके बयान में राजनीति नहीं है? कम से कम बीजेपी की नीतियों पर चलने की नादानी पर अफसोस तो जाहिर किया ही जा सकता था। खैर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फिर क्यों कपिल सिब्बल ने संसद में सीएजी की रिपोर्ट को खारिज किया। यह सब लाइन याद रखिए, वरना यह मामला इतना टेक्निकल है कि पॉलिटिकल टेक्निकल होते होते गड़बड़ा जाता है। जीरो लॉस क्यों बताया सिब्बल ने? क्यों 2001 की कीमत पर? ये रविशंकर प्रसाद सवाल कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बांटने की जबरदस्ती की गई। क्या सरकार 2001 की नीति का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही थी? रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से जवाब देने को कहा है और चिदंबरम से इस्तीफा मांगा है। सीपीएम नेता बृंदा करात ने कपिल सिब्बल से इस्तीफा मांगा है। उधर अदालत ने पी चिदंबरम को इस मामले में सह आरोपी बनाए जाने के सवाल पर कहा है कि ट्रायल कोर्ट 2 हफ्ते के भीतर फैसला कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील को स्वीकार नहीं किया कि चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और स्वामी की याचिका को भी खारिज नहीं किया कि चिदंबरम के खिलाफ सबूत हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्या सचमुच आज का फैसला सरकार पर कोई भी टिप्पणी नहीं है? हमारा यह सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से गया। 122 लाइसेंस के रद्द होने के बाद भी क्या किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारे गेस्ट हैं, आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, याचिकाकर्ता हैं चिदंबरम के मामले में। आशीष खेतान हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर हैं तहलका, जो 2G मामले को काफी बारीकी से फॉलो करते रहे। इस प्रोग्राम के कंटेंट एडिटर भी हैं। कोई तथ्यों के बारे में दाएं बाएं हो गया तो ये संभालेंगे। अनिल कुमार साहब हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ नीलोत्पल वासु साहब हैं, सीपीएम नेता, वरिष्ठ नेता हैं। प्रभा ठाकुर जी अभी जुड़ जाएंगी, कांग्रेस नेता हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब दिख रहे हैं, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं स्वामी जी, कि सचमुच ये फैसला सिर्फ नीतियों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं है। ये जहां तक आरोप लगाने की बात होगी व्यक्तियों के पर, वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, वो तो ट्रायल कोर्ट करेगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट को ऐसा उन्होंने एक वातावरण तैयार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस बांटे गए, ये इसमें अपराध हुआ है, इसीलिए इसको रद्द करना चाहिए। अब जिन लोगों ने किया उसको ढूंढने का काम अब ट्रायल कोर्ट का है। इसीलिए जब मैंने शुरू में मांगा था कि सीबीआई
जांच करें, और उन्होंने सुनने के बाद उसको रिजर्व किया। रिजर्व करने के बाद लंबे तौर पर उस डिलीवर नहीं हुआ, और अभी वो है 4-5 महीने के बाद उन्होंने ये कहा है कि सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स को लिखने के बाद ऑर्डर में कहा है कि क्योंकि डॉक्टर स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में यहां तक आगे पहुंच गए हैं, तो ट्रायल कोर्ट को हम दे देते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी अवश्य है कि नहीं। आज मेरे लिए सीबीआई इंक्वायरी अवश्य नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सबूत खुद ढूंढ करके कोर्ट में दे दी है, और अब कोर्ट को कहना है कि चिदम्बरम आरोपी है कि नहीं। तो आरोपी कौन है, सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये सारे ट्रायल कोर्ट में फैसला होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है कि लाइसेंस सबको कैंसिल की जाए। ये हमारे भारत देश में कभी नहीं हुआ है, और इसीलिए क्या ये सिर्फ पॉलिसी पे कमेंट है या पॉलिसी लेने वालों पर भी कमेंट है? उसमें जो फैसला लेने वालों पर भी देखिए, इसमें ऐसी उन्होंने कहा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने लिखा, इन्होंने लापरवाही की, तो फिर क्या जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की? फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा नहीं, तो जिना फाइनेंस मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? जब कैबिनेट ने एनडीए के गवर्नमेंट में तय किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर दोनों मिलकर के फैसला करेंगे, ठीक है, तो फिर उससे फिर बात बनती है कि चिदम्बरम ने क्या किया। 15 जनवरी को चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को कि अब जो हो गया हो गया, अब इसको आगे खोलना नहीं है। एक जल्दी से यहां बताइए, 15 जनवरी 2008 को चिदम्बरम साहब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा ना हो, ऑक्शन किया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि आगे ऑक्शन हो सकती है, परंतु यहां अब उस समय चिट्ठी में चिदम्बरम साहब ये भी लिख रहे थे कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन राजा ने नहीं माना, इसलिए आप ये लाइसेंस का आवंटन मत होने दीजिए। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये बात, इस सवाल का जवाब कोर्ट में भी, और मैं आपको बताता हूं, 30 तारीख को मीटिंग हुई थी राजा और चिदम्बरम की, और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तब उन्होंने कहा कि इस बात को दोबारा खोलना नहीं है। जब फाइनेंस सेक्रेटरी ने बात उठाई, नहीं खोलना है, तो इससे साफ हो जाता है कि चिदम्बरम का पहले से कोई सांठगांठ था राजा के साथ, और इसीलिए एक ये जो लाइन, जो टिप्पणी है अदालत ने जो की है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने उनसे कहा था कि आप स्पेक्ट्रम की जो कीमत तय कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आपको ऑक्शन करना चाहिए, ऐतराज जताया था। क्या उस ऐतराज को, और ये लिखा हुआ है उस फैसले में कि राजा ने फिर भी वित्त मंत्रालय से बात नहीं की फाइनेंस सेक्रेटरी के ऐतराज की। ये फाइनेंस सेक्रेटरी का ऐतराज किसके लिए वैलिड है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी उस फैसले में लिखा है कि डीओपीटी, जो राजा के अंदर आने वाला विभाग है, उसने डर के मारे मंत्री के डर से वित्त मंत्रालय से सलाह नहीं ली। क्या यहां पर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं नजर आती है किसी की? देखिए, पूरे फैसले से ये साफ हो जाता है कि सरकार की जो पूरी नीति थी वो स्कैंडलस थी और असंवैधानिक थी। कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, असंवैधानिक, इलीगल, कि पूरी नीति शुरुआत से आखिरी तक असंवैधानिक थी। आपका वित्त उसमें क्या 2001 से लेके लिखा हुआ है नहीं, असंवैधानिक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ की नीति को कहा है कि वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनको वायलेट करती है। ठीक है, वो एक अलग टिप्पणी है। लेकिन जो राजा ने 122 लाइसेंसेस का आवंटन किया, वो शुरुआत से आखिरी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार में थे जो बार बार ऐतराज कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वित्त सचिव ने ऐतराज किया, डीओटी के अंदर जो मेंबर फाइनेंस थी माधवन, उन्होंने ऐतराज किया। तो बार बार लोग सरकार में ऐतराज कर रहे थे कि जो राजा कर रहे हैं वो गलत है, पेटेंटली इलीगल है। और ये बात प्रधानमंत्री तक भी गई, और तभी प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी राजा को कि आप समझाइए, ऐसी शिकायतें आ रही हैं और आप ये इंश्योर करिए कि जो भी फैसले हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जस्ट हो, फेयर हो। ठीक है, तो ये मामला डीओटी से बाहर निकलकर पूरी सरकार को पता था कि जो हो रहा है इस पे बहुत सारे लोग ऐतराज जता रहे हैं, क्या बात सही है कि नहीं है। तो आज के फैसले ने वो सारे ऐतराज, वो सारी चेन ऑफ इवेंट्स, उनको क्रोनिकल करके ये कहा है कि ये पूरी की नीति असंवैधानिक। ठीक है, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास ऑर्डर की कॉपी है, क्या इसमें ये लिखा है, जो कपिल सिब्बल साहब ने इसका मतलब निकाला है कि 2001 से लिखने की पहले आओ पहले पाओ की नीति का उन्होंने मत, क्योंकि बीजेपी से माफी मांगी है, मुझे शाहनवाज साहब के पास जाना है, क्या इसमें यह लिखा है कि शुरू से लेके, मतलब शुरू का मतलब 2001 से लेके लिखा हुआ है, या सिर्फ इस मामले से संबंधित
122 लाइसेंस से संबंधित उस पर टिप्पणी है। देखिए, पहले आओ पहले पाओ की नीति का जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है वो स्ट्रिक्टली राजा के संदर्भ में किया है। राजा के संदर्भ में करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हमारी देश की संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं दी जा सकती है। उनको बांटने के लिए, उनका आवंटन करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाना चाहिए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप ऑक्शन कर दो। तो इस संदर्भ में बात कही है, लेकिन ये बात सही है, एक हद तक की बात सही है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति जो एनडीए की थी, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। क्या उसमें इसी तरह की खामियां थी जो राजा के समय जो हुई थी? नहीं, देखिए, उसमें भी खामियां थी, लेकिन वो स्केल, वो उसमें बहुत फर्क है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस जो कपिल सिब्बल का बयान है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान है। और तो ठीक है, एनडीए की टेलीकॉम पॉलिसी में भी बहुत खामियां थी। हमें मालूम है कि प्रमोद महाजन के जमाने में क्या हुआ। अरुण शौरी ने पहले आओ पहले पाओ नीति की नींव रखी। ठीक है, लेकिन आपने पहले आओ पहले पाओ को पहले खिलाओ पहले पाओ कर दिया। नीलोत्पल जी, मैं अभी शर्मा जी इंतजार इसलिए करा रहा था आपको कि प्रभा ठाकुर जी अभी नहीं जुड़ी थी, वो जुड़ गई थी, लेकिन मैं नीलोत्पल दास से एक सवाल पूछ लेता हूं। आशीष खेतान संपादक हैं, बहुत सारे जैसे कि पत्रकार करते हैं, मान लीजिए ये वैसा नहीं करते हैं, ये संपादक रहते हुए कुछ माल बना रहे हैं। अब मैं भी इनकी जगह संपादक बनूं और माल बनाते हुए पकड़ा जाऊं, नोट कमाते हुए, और मैं ये कहूं कि भाई आशीष जी भी तो वही कर रहे थे, वो माफी मांगे, मुझे क्यों माफी मांगनी है? देखिए, क्या ये दलील सही है? आपको इस दलील का कुछ ऑपरेशन करना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, मतलब मैं तो कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, स्वामी जी बैठे हुए हैं। एक पिटीशन के आधार पे अदालत ने फैसला सुनाया है। और पिटीशन था ये जो अभी का जो मौजूदा केस है इसके बारे में। तो फास्ट काम फास्ट सर्व 2003 2001 इसमें जाने का हमें जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पे ये साबित कर दिया कि सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सवाल नहीं है। कोर्ट तो एक्सपैंड करके जो बात हम वामपंथी बोल रहे थे, ये जो नेचुरल रिसोर्स को प्राइवेटाइज करने का जो नीति है, एक तरफ से उसी को ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दी। और उन्होंने बहुत ही मेरे ख्याल में बेहतरीन एक जो प्रिंसिपल, जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का जिक्र किया है ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये बहुत संभाल के रखना चाहिए, जो फाइनाइट हमारी संसाधन है इसको आप कैसे दोगे। और इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का विरोध किया था, क्योंकि डिस्प्यूट क्या था। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तभी लागू कर सकते हैं जब जो चीज आप देंगे वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास उपलब्ध है। देखिए, राजा के साथ प्रधानमंत्री का जो वार्ता हुई पत्र के जरिए, वहां पे राजा बोलता है कि कैप नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कैप थी, नेचुरल कैप थी, क्योंकि जितने सारे एप्लीकेंट थे उसको देने लायक स्पेक्ट्रम सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। दादा, दर्शकों के लिए भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कहना कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं उस पर डांट पड़ जाए, तो मैं कहूं कि मुझे डांट नहीं पड़ी है, मेरे गलत काम को डांट पड़ी है, क्या मैं ये कह सकता हूं? देखिए, ये तो बेवकूफी है। पहली बात मैं समझना चाहता हूं, मैं तो कानून का भी विद्यार्थी नहीं और राजनीति का भी नहीं, और एंकर जो होता है वो बहुत कम जानता है, इसलिए मैं अपना कपिल सिब्बल को जो पहला कदम उठाना चाहिए था, जाके इस्तीफा दे देना, ये सीएजी रिपोर्ट के आधार पे उनको क्यों देना चाहिए? उन्होंने जो पत्रकार सम्मेलन करके पूरे देश को पूरे भ्रमित करने का कोशिश किया कि एक भी पैसे प्रभा ठाकुर जी नहीं हुआ है, एक संक्षेप में माफी मांगना चाहिए। काफी इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद ये पॉलिसी को पार्लियामेंट में एक बार नहीं 3 बार डिफेंड किया। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री और सरकार का बर्ताव। राजा और मारन कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस से स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को हटा देते हैं। राजा असंवैधानिक तरीके से लाइसेंस का आवंटन करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं, लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। उसके बाद सीएजी जांच करने लगती है, शिकायतें आने लगती हैं, सुब्रमण्यम स्वामी शिकायत भेजते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मुकदमा दर्ज होता है सीवीसी की शिकायत पर, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ सीवीसी की शिकायत पर, प्रधानमंत्री कहते रहे कि हमारे एस्टीम्ड कोलीग हैं, राजा हमारे एस्टीम्ड कोलीग हैं। राजा ने इस्तीफा कब दिया? जब कैग की रिपोर्ट आ गई और पार्लियामेंट में। तो आप इस सरकार का बर्ताव देखिए, मारन को कब हटाते हैं? जब सीबीआई एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। आप लाइसेंस कब कैंसिल करते हैं? जब कोर्ट कहता है कि वह असंवैधानिक है।
आप शुरुआत से आखिरी तक अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है देश के प्रति, जनता के प्रति, वो आप कभी निभाते नहीं हैं। और संसद में खड़ा होकर प्रधानमंत्री सफाई देता है। अब सुन लिया प्रभार, कोई हेराफेरी नहीं हुआ, कांग्रेस बीजेपी को भी ले आते हैं, कोई कमी नहीं। अनिल जी भी हैं। प्रभा जी, आप देर से आई, हम यही बात कर रहे थे कि क्या ये जो फैसला आया है, क्या वो सचमुच सरकार की नीतियों पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा था कि अगर मैं कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाऊं और उस पर मुझे डांट पड़े, सजा हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं पब्लिक में खड़ा होकर कि मुझे कुछ नहीं किया गया है, मेरे गलत काम को सजा मिली है? क्या व्यक्ति अपने काम को, खुद को उस काम से अलग कर सकता है? यही जवाब, इसका जवाब आप सरकार के संदर्भ में, इस फैसले के संदर्भ में दें। प्रभा जी। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आज 122 लाइसेंस रद्द किए हैं क्योंकि उसमें अनियमितता पाई गई है, पारदर्शिता का अभाव रहा है, इसका सभी ने स्वागत किया है और स्वागत करते हैं हम भी और सरकार भी। लेकिन इसमें जनता को पूरी तरह से भ्रमपूर्ण तरीके से गुमराह नहीं करने चाहिए, उनको पूरे तथ्यों की जानकारी हमें देनी चाहिए। जैसे 2003 से, जैसे कि 2003 से जब एनडीए की सरकार थी और श्री अरुण शौरी जी जो कि बड़े सुप्रसिद्ध जाने माने पत्रकार भी थे और एनडीए की सरकार में बीजेपी के वो नेता और टेलीकॉम मंत्री थे, उन्होंने ये नीति बनाई कि पहले आओ और पहले पाओ। भाई ये कोई भगवान का प्रसाद है क्या जो पहले आओ और पहले पाओ? इस नीति नहीं, तो वो आप उसको भगवान का प्रसाद कैसे प्रमाणित किया जाएगा? नहीं, तो क्यों उन्होंने वो नीति बनाई गलत। हाँ। उसके बाद ए राजा साहब ने उसी नीति को यथावत लागू रखा क्योंकि जो चीज बीजेपी को सूट कर रही थी, हाँ। वो राजा साहब को सूट कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें चेतावनी भी दी, डीएम के सुप्रीमो से भी बात की, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बार की यूपीए सरकार में। हम ये सिस्टम जानना चाहते हैं। मैं कभी सरकार में रहा नहीं, ना कभी जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मंत्री मनमानी करे तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट या आप लोग कैसे उस पर चेक लगाते हैं? आप जरा बताइए दर्शकों को, कैसे चेक लगाते हैं? मैं ये सवाल इन लोगों से नहीं करना चाहता, विरोधी दल। आज ए राजा साहब कहाँ है ए राजा? आज वो मुकदमा होने के बाद गए थे जेल, मुकदमा दायर होने के बाद जेल में, जब लेफ्ट पार्टियां 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी। नहीं प्रभा जी, थोड़ा मैं शाहनवाज को लाना चाहता हूँ। सुनिए, बीजेपी में चाहे प्रमोद महाजन रहे मंत्री, एनडीए सरकार में बीजेपी, मैं मान लिया वो सब भ्रष्ट हैं, बिना वो डिफेंड करेंगे शाहनवाज, मैं उनकी तरफ से मान लेता हूँ फिलहाल वो सब भ्रष्ट हैं। पर ये बताइए कि उन भ्रष्ट मंत्रियों की नीतियों पर आप क्यों चली? अच्छा एक सेकंड, रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल किया मैडम। ना ये दोनों नेता जो हैं वो कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के मंत्री नहीं है, ये मजबूरी रही, ये समस्या है कोएलिशन गवर्नमेंट की। हाँ, ये बात हुई, ये आप तो ईमानदारी से कह रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, मजबूरी भी है। लेकिन एक जवाब दीजिएगा प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पर, उनकी नीयत पर कोई थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, आज मैंने आपको बहुत इंतजार कर। और जनता को ये अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री जी ने विरोध भी किया था करुणानिधि जी से कि टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में आप किसी और का नाम दीजिए। वो नहीं चाहते थे कि राजा बताने के लिए किया गया था या रोकने के लिए किया गया था? एक रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल किया तो कहाँ रोक पाए? आप नहीं रोक पाए। रविशंकर जी बताया कि उन्होंने, उनके समय नीति सही थी। उसी एनडीए सरकार ने 2003 में एक कानून बनाया था, उसी एनडीए सरकार ने 2003 में कानून बनाया था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि इस तरह के फैसले में वित्त मंत्री और टेलीकॉम मंत्री मिलकर फैसला करेंगे। इसी एनडीए के कानून का, बनाया हुआ कानून का पालन आपके मंत्री ने नहीं किया, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहती? रविशंकर प्रसाद के सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2008 में, एक सेकेंड, 2008 में आप 2001 की कीमत पर बेचने के लिए क्यों बेचैन थे? पीएमओ की सलाह को माना नहीं, दरकिनार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहनवाज साहब, अब काफी इंतजार कर लिए। शाहनवाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पर मैं कपिल सिब्बल का सवाल आपसे पढ़ना चाहता हूं कि आप, बीजेपी राजस्व के लिए जिम्मेदार है, उनकी नीति को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मैं पूरा टाइप करके लाया हूं। वो माफी मांगे कि गलती हमसे हुई है, शुरुआत हमसे हुई है, पैसा हमने गंवाया। फिर सिब्बल साहब कहते हैं कि यह बात तो सही है कि जो दूसरी सरकारें आई वो उस पर अमल करते रही। मैं समझता हूं कि बड़े बुद्धिजीवी वहां बैठे हैं आपकी पार्टी में, मैं विश्वास करूंगा कि वो आकर स्पष्टीकरण दें, देश से माफी मांगे।
फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एनडीए को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं नहीं कर रहा, ये तो भैया, ये वर्ड है, ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए रवीश, मैं बहुत अच्छी डिबेट आपकी चल रही है और मुझे बोलने से ज्यादा सुनने में मजा आ रहा था, क्योंकि काफी विद्वान जो निष्पक्ष रूप से यहाँ बैठे हैं उनकी राय हमने सुनी है जी। कपिल सिब्बल जी की जो पृष्ठभूमि है वो नेता बन के तो नहीं आए हैं देश में, वो पहली बार संसद में तब आए जब एक भ्रष्ट जज को जब इम्पीचमेंट हो रहा था तो उसको बचाने के लिए उसके वकील के तौर पर पार्लियामेंट में अपना पहला कदम रखा था। रामास्वामी एक भ्रष्टाचार के मुकदमे के बचाव के वकील थे। उसके बाद आज भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी चाबुक पड़ी है, उसके बाद खुद की गलती को न स्वीकारते हुए जो जीरो लॉस का, मैं बात को लंबी नहीं करता हूं, उसकी जगह जो इशारा हुआ, जो आपको तहलका के एडिटर साहब ने कहा कि ये याचिका के को संज्ञान में लेते हुए निर्णय है और सरकार उनकी है, गलतियां वो कर रहे हैं और माफी बीजेपी से कह रहे हैं मांगिए। हमें तो उनके बयान पर हंसने के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आज प्रभा जी का भी बड़ा धन्यवाद है कि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता आज कहीं टेलीविजन पर नजर नहीं आ रहे। नहीं आए थे। अभिषेक मनु सिंह जी अंग्रेजी चैनल में थे ऑन रिकॉर्ड रहिए, गए होंगे। मैं 2 जगह गया, वहां मुझे हाथ लगे नहीं कोई, लेकिन मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आज का दिन जो नैतिक मूल्यों की बात कांग्रेस कहती है, क्या नैतिक मूल्यों की बात करने का कोई हक है? आप कह रहे हैं कि एनडीए की पॉलिसी चली, अब क्या नेहरू जी के जमाने में जो जीप खरीदने की पॉलिसी थी क्या आज चल सकती है? क्या इंदिरा जी के जमाने में जो पेट्रोल पंप जैसे बंटता था, आपकी महान नेता है, क्या उस तरह बांट सकते हैं? जमाने में भी सर। अब आप बीजेपी को आदर्श मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नैतिक मूल्यों के नाम पर चिदम्बरम साहब इस्तीफा देंगे या निचली अदालत के फैसले के बाद पश्चिमी दिल्ली की तरफ जब जाएंगे, जहां पर बड़ा घर है, वहां जाने से पहले इस्तीफा देंगे? मामला उनके दरवाजे तक पहुंच गया और चिट्ठी जो थी हमारी, जब प्रणब मुखर्जी साहब के यहां से चिट्ठी पीएमओ के गई, उसमें था कि अगर चिदम्बरम साहब चाहते तो प्रणब मुखर्जी कोई छोटे नेता तो है नहीं प्रभा जी से, वो पार्टी, इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके मंत्रालय का नोट कहता है कि अगर ये चाहते, अगर चिदम्बरम साहब चाहते तो ये घोटाला रोका जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नोट नहीं था, ये नोट प्रणब मुखर्जी साहब के मंत्रालय का था। ठीक है। दूसरा जो सवाल आपने खुद उठाया है कि पहली बात आप कह रहे हैं एनडीए की पॉलिसी को आपने फॉलो किया, तो एनडीए की पॉलिसी थी कि दोनों मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिलकर तय करेंगे। तो आज जब तय हो गया तो सारी गलती राजा की और अब चिदम्बरम साहब बेकसूर हैं। तो सवाल यह है कि ये फैसला आज एनडीए का नहीं है, ये यूपीए पर फैसला है और इस फैसले के बाद हम उम्मीद करते थे कि आज देश के अंदर नैतिक मूल्यों की बात करने वाली कांग्रेस आज कुछ फैसला करेगी। वो फैसला नहीं कर रही, बल्कि वही रामास्वामी पूरी डिबेट में सरकार के वकील के तौर पर पहले आओ पहले पाओ की नीति बिल्कुल सही थी और अब वो गलत हो गई। कहाँ कह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं। नहीं प्रभा जी, आप अपना जवाब दीजिए। आज देखिए वो चलेंगे तो शाहनवाज जी कहेंगे कि कांग्रेस जो है, एक सेकंड शाहनवाज जी, उस रेट पर क्या मकान मिलता है? शाहनवाज जी सुनना होगा डिबेट को। ठीक है प्रभा जी, आप इस आबी सवाल का जवाब दीजिए। पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये फैसला आज आया है, क्या सचमुच किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सचमुच किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की तरह चिदम्बरम की बात नहीं कर रहा। मेरा ये सवाल है कि 122 लाइसेंस, अरबों रुपए, हजारों करोड़ रुपए के कारोबार का फैसला, ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है मैडम, हम भी समझ रहे हैं, आप भी जानती हैं, ये कितना बड़ा फैसला है। इतने बड़े फैसले के रद्द होने पर क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? हजारों करोड़ नहीं, क्या बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है? क्या ये घोटाला बीजेपी की वजह से हुआ, जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा? शर्मा जी आप चुप हो जाइए। प्रभा जी, मेरे इस सवाल का जवाब जाने को तैयार नहीं है। इस सरकार में कोई नैतिक मुल्क पर बात नहीं होती,
सिर्फ यूपी के चुनाव में बड़े बड़े भाषण किए चिदम्बरम साहब का प्रधानमंत्री का खुद रह रहे हैं, क्या ये हम ज्यादा खींच रहे हैं, इस वजह से ये सारा मामला गड़बड़ा रहा है कि कांग्रेस को कहने का मौका मिल रहा है कि अदालत ने चिदम्बरम और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी तो नहीं की। क्या ये वही फैसला है जो मंगलवार को आया था, जब आपने कहा कि 16 महीने तक राजा के मामले में इजाजत नहीं दी गई, तो अदालत ने कहा कि पीएमओ के अधिकारियों ने गुमराह किया। यहां पता चल रहा है कि डीओपीटी और टीआरआई ये दोनों किसी मंत्रालय में नहीं आते क्या? ये भारत में नहीं आते क्या? किसी थाने के अंदर नहीं आते क्या? नहीं, देखिए, जहां तक वो सैंक्शन का सवाल था, प्रधानमंत्री ने मेरे हर चिट्ठी को तुरंत अपने ऑफिसर्स को भेजा। लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन आई, सेक्रेटरी की उनकी ओपिनियन आई कि इस पर कुछ नहीं करना है। अब प्रधानमंत्री को सही सलाह नहीं मिली वो तो जानता हूं, परंतु वो खुद कानून नहीं जानते, ये भी मैं जानता हूं। वो कानून के बारे कुछ नहीं जानते, वो अर्थशास्त्री हैं। तो इसीलिए उसमें तो प्रधानमंत्री को माफ किया जा सकता है। परंतु यहां क्या हुआ कि 2 मंत्री अधिकृत थे, जैसे शाहनवाज ने कहा अभी। उस 2 मंत्री ने ये चिदम्बरम ये नहीं कह सकता मैं गूंगा हूं। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो राजस्व की रक्षा करने की अच्छे वकील भी हैं और वकील भी हैं। तो इसीलिए जब राजा ने अपनी फाइनेंस सेक्रेटरी की बात को सुनी नहीं और जाकर नीलाम कर दी, और नीलाम करने की नीलाम व्यक्तिगत नीलाम की थी, परंतु पहले आओ पहले पाओ का नीति अपनाई। उसके एक दिन पहले सिंधु श्री खुल्लर जो एडिशनल सेक्रेटरी थी, वो लिखती है मंत्री को, और मंत्री से बात भी करती है फाइनेंस मिनिस्टर से कि इसको रोक दीजिए, टेलीकॉम कमीशन की मीटिंग को आगे बढ़ा दिया है। तो उस समय वित्त मंत्री कुछ कर सकते थे, ठीक है, और उन्होंने किया नहीं। और बाद में भी कर सकते थे, जब लाइसेंस फरवरी एंड में दी गई थी उस समय भी कर सकते थे, क्योंकि 10 जनवरी को तो लेटर ऑफ इंटेंट ही दिया गया। और जब लाइसेंस भी दिया जाए तो सेक्शन 5 ऑफ द लाइसेंस की कंडीशंस में है पब्लिक इंटरेस्ट में बदला जा सकता है, किसी में नहीं की। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोट जब प्रणब मुखर्जी आए तो 25 मार्च 2011 की नोट में कहा कि चिदम्बरम यदि चाहते तो ये घोटाला नहीं हो सकता। तो वो ये सारी यहां कैसे आ सकती थी? इसमें तो सिर्फ ये था कि लाइसेंस न्यायपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, और उन्होंने कहा जो स्वामी जी का इंटरप्रिटेशन है, क्या उससे आप सहमत हैं? मेरे एक और इस सवाल के बाद जवाब दीजिएगा। क्या आपने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई घोटाला देखा है जिसके होने के बाद सिर्फ वो मंत्रालय तक सीमित रहा, उसकी छाप या आंच सरकार या उसके मुखिया तक नहीं पहुंची? एनालिस्ट की तरह बोलिएगा, नेता की तरह नहीं। मैं क्योंकि टेलीकॉम में मेरा रुचि है, शायद आप जानते भी, 1994 से सुखराम वाली जो घोटाला हुआ उसी समय से हमने इस काम में जुड़ा हुआ हूं। मैं स्वामी जी के साथ इसलिए सहमत नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि कानून का विशेषज्ञ प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्री है। तो ये जो लाइसेंस दिया गया, ये लाइसेंस देने के बाद ये लाइसेंस बेच भी दे गया, और उससे सरकार को जो पैसा मिला था उससे 5.5 से 9 गुना दाम पे बेच दिया। तो जो पैसा सरकार का घर में आना था वो निजी कंपनियों के पास चला गया, ये तो साफ हो गया। तो फिर भी अगर प्रधानमंत्री को मालूम नहीं होता कि घोटाला नहीं हुआ, ये कुछ हजम नहीं होता। दूसरी बात कि इसके बाद हमने, आपने जिक्र किया, सीपीआईएम की ओर से फरवरी 2008 में सीताराम येचुरी ने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि घोटाला हो रहा है, और जुलाई तक हम लोगों के हाथ में पूरा दस्तावेज आ गया, जो बाद में सीएजी रिपोर्ट में शामिल भी हुआ। हमने बोला बहुत भयंकर घोटाला हुआ। उसके बाद 3 दफे आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स, 3 बार प्रधानमंत्री खुद लोकसभा के अंदर खड़ा होके सफाई दिया कि ये हमारे स्वामी जी, स्वामी जी, मैं धीरज से आपका बात सुन रहा था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं जानते थे, ये बात कुछ वो कपिल देव के एडवर्टाइजमेंट की तरह हजम नहीं होता। दूसरी बात, लेकिन जहां तक चिदम्बरम जी का सवाल है, आप देखिए उनके सेक्रेटरी, और ये मतलब संगीन मामले में सेक्रेटरी चिट्ठी लिख के बोलता है कि नीलाम छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। ठीक है,
ये सेक्रेटरी क्या इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है या मंत्री के नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता और ये सारे जो चिट्ठी इज ऑलवेज, मतलब आप जो नादानी जता रहे थे, आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ये सब लिखा हुआ होता है, दिस इज बीइंग इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर। ये अगर लिखा नहीं भी होता है, यही चिट्ठियों का सेक्रेटरी का यह मतलब होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो पोजीशन, और बाद में चिदम्बरम साहब राजा के साथ मिलने के बाद उनका जो पोजीशन, इसमें जो साफ विरोधाभास है, इसका तो कोई व्याख्या नहीं है। कुछ सॉफ्ट होते हैं प्रधानमंत्री को। मैं भी ये नहीं कहता कि अनावश्यक किसी पर आरोप ही लगाया जाए, लेकिन चूंकि आपने ये दलील दिया कि वो कानून के विद्यार्थी नहीं है, अर्थशास्त्री है, लेकिन ये घोटाला जो है वो कानून का कम, अर्थशास्त्र का ज्यादा है। आप नहीं मानेंगे कि स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई। देखिए, मैंने उस सैंक्शन की बात की थी कि जब मैंने सैंक्शन मांगा तब प्रधानमंत्री 16 महीने सोते रहे, ऐसा सही नहीं है। उन्होंने एक एक चिट्ठी को भेजा, उनको सलाह ये आई कि कुछ मत करो, उसके लिए मैंने कहा था। उसके लिए कहा। जहां तक जो मैंने तो आज भी कहा है कि ये कलेक्टिव फेलियर है। कलेक्टिव फेलियर, हाँ, कलेक्टिव फेलियर है। और परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री चले जाए ताकि कोई युवराज आकर उसके जगह में बैठ जाए, इससे कोई सुधरने वाला है। शाहनवाज की तो, शाहनवाज हुसैन की पॉलिटिक्स तो आपने कहीं और पहुंचा दी कि कोई युवराज आके बैठ जाए। एक्सेलेंट। और वो उससे कोई मामला सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, वो सारे चले जाए तो हमें स्वीकृति है, हमारी स्वीकृति। सारे चले जाए तो अब प्रभा जी वैसे कहती है कि शाहनवाज जी चाहते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देके चला जाए ताकि इनकी सरकार आए, लेकिन आप चाहते हैं कि युवराज, आप ये कह रहे हैं कि कोई युवराज ना आ जाए। अनिल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, TRAI, DOPT जैसे विभाग जो टेलीकॉम सेक्टर के फैसले लेने में काफी, DOT, फैसले लेने में काफी अहम रखते हैं, अब इन विभागों की क्या विश्वसनीयता रह जाती है इसके बाद? क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए? बहुत ज्यादा इसमें अकाउंटेबिलिटी तो अभी भी है। अगर इन्हीं का रिकमेंडेशन पूरे फुल बेंच के साथ ये कहा है। गवर्नमेंट की कंपनी देख लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें डायरेक्टर फाइनेंस और चेयरमैन की सबसे ज्यादा पावर होती है। इसी तरह से ही जो गवर्नमेंट के सेटअप में प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर की सबसे ज्यादा पावर होती है। राजा या और प्रफुल्ल पटेल एंड ऑल दैट, कोई और मिनिस्टर्स की इतनी पावर्स नहीं होती। इनके होते हुए अगर कोई इस तरह का घपला हो जाए और सुप्रीम कोर्ट सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दे, तो इसका मतलब है नैतिक जिम्मेवारी फाइनेंस मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री जी की भी बनती है, जरूर बनती है। इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे बताता हूं आपको कि 26 दिसंबर, वो डेट में हम ना जाएं क्योंकि बातें हो गई हैं उसकी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री और उनकी होती है, लेकिन ये TRAI क्या, ये इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्राई का जो आलोचना की गई है, ट्राई का तो रिकमेंडेशंस देते हैं, उसके काम करने के तरीके पर भी सख्त टिप्पणी है कि आप इतने बड़े फैसले में फैसला लेते हैं और पूरी बेंच को नहीं बुलाते हैं। ट्राई का रिकमेंडेशन का पावर है सिर्फ, उसको एक्सेप्ट करना गवर्नमेंट के हाथ में है। वो रिकमेंडेशन भी तो गलत तरीके से, अगर ऐसा नहीं है जी। ब्रेक लेना। हाँ आशीष, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ, ये मामला चूंकि ऐसा है कि टेक्निकल अगर नहीं जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। हाँ, मैं 2G से बाहर निकल के बात करता हूं। ठीक है, बाहर पॉलिटिकल डिबेट से बाहर निकल के बात करता हूं। इस फैसले में दो बहुत महत्वपूर्ण, अनप्रेसिडेंटेड और लैंडमार्क बातें बोली गई हैं। पहली बात, जो TRAI को कैस्टिगेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताऊं ये TRAI का सिर्फ हाल नहीं है, जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे देश में, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को उठा के देख लीजिए। मैं ले रहा हूं ब्रेक। रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या है कि ग्राहक के इंटरेस्ट को, ग्राहक के इंटरेस्ट को उसको संरक्षित करना है। वो लेकिन किसके इंटरेस्ट को संरक्षित करते हैं? कॉर्पोरेट्स के और अपने डिपार्टमेंट के, अपने मिनिस्ट्री के। ये जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके मुखिया ये सरकार के विभाग के लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं, और वो रेगुलेटरी बॉडीज वो सरकार की। छोटा सा जानकारी के लिए दर्शकों, एक लाइन में, खास करके TRAI के बारे में जो सबसे पीड़ादायक बात है कि देखिए, हम जब कानून बनाए थे TRAI एक्ट पार्लियामेंट में, ये था कि एक आर्म्स लेंथ होना चाहिए, एक व्यवधान होना चाहिए सरकार और रेगुलेटर के बीच में। लेकिन अगर आप देखें पिछले 3-4 जो TRAI के तो सरकार बने, फॉर्मर टेलीकॉम सेक्रेटरी को, जो आशीष ने जो ध्यान दिलाया कि ये अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि उनकी बात मान लेते हैं। इधर तो चलता, हाँ कॉफी में मंगवा रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद।
हम लौट आए हैं इस चर्चा में। प्रभा जी, आपसे ही सवाल शुरू करना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी बनती है तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है मंत्रिमंडल की। मेरा एक साधारण सा सवाल है, आपने पिछले ब्रेक से पहले कहा भी था बहुत ईमानदारी से कि गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो एक तरह से आप गठबंधन की मजबूरियों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। क्या उसी तरह से आपको या आपकी सरकार को या पार्टी को जरा भी कहीं भी अफसोस नहीं होता कि इन सब वजहों से इतना कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा? अगर राजा साहब पर ही नियंत्रण कर लिया गया होता किसी भी तरीके से तो ये नौबत ना आती। कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस व्याख्या को हम स्वीकार कर लें? एक बार और आप स्पष्ट कर दें दर्शकों को कि क्यों इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाए कि सचमुच इस फैसले से सरकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। देखिए, पहले तो जो कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि नीति गलत है, एलोकेशन जिस तरीके से हुआ है वो गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए कहीं भी दोषी नहीं ठहराया है। चिदम्बरम जी के मामले के लिए भी निचली अदालत में इस मामले को आगे ले जाने के लिए इस पे कार्रवाई होने के लिए कहा है, और वो अभी जब निचली अदालत का जो फैसला होगा तब आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जड़ कहाँ है? जड़ है जब बीजेपी की सरकार के मंत्री, और वो खुद भी बीजेपी के, कोई कोएलिशन के दूसरे दल के मंत्री नहीं, अरुण शौरी जी, वो नीति बनाते हैं पहले आओ और पहले पाओ, जिसमें कि प्रधानमंत्री सुनिए आप, अब उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ए राजा जी, प्रधानमंत्री जी आपत्ति करते हैं, पत्र लिखते हैं, बात करते हैं, करुणानिधि जी से बात करते हैं, करुणानिधि जी से वो यहाँ तक कहते हैं कि ए राजा के सिवाय किसी और का नाम इस मंत्री पद के लिए आप प्रस्तावित करें, क्योंकि उनको पिछली नंबर 1 जब यूपीए सरकार थी तब भी उनकी कार्यशैली जो देखी उससे प्रधानमंत्री जी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन करुणानिधि जी माने नहीं। अंततः नतीजा क्या हुआ कि आज अंततः कार्रवाई हुई, सीबीआई ने कार्रवाई की, और ए राजा साहब एक मेरा एक सवाल है प्रभा जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस सरकार ने उनको संरक्षण दिया है, उन्हें बचाया है, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के से भी इस्तीफा मांगा है, ठीक है, कलमाडी जी से भी मांगा है। बीजेपी सरकार के समय में कभी इनकी नीति नहीं रही कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है, किसी मंत्री के खिलाफ, चाहे वो टेलीकॉम मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, प्रभा जी गरेबान में ये कभी झांक के नहीं देखते। जनता मेरा एक सवाल और पैदा हो हमेशा नंबर 1 जब मैंने पूछा किसकी जिम्मेदारी बनती है तो आपने कहा कि उस फैसले में नहीं लिखा हुआ है, ना प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी है, ना चिदम्बरम साहब के बारे में टिप्पणी है, तो उस फैसले में तो अरुण शौरी के बारे में भी टिप्पणी नहीं है, फिर क्यों नाम ले रही है? जड़ कहाँ से ये शुरू होती है? नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है कि अरुण शौरी के समय जड़ से शुरुआत हुई है। जो अदालत के समय समक्ष साक्ष्य और सबूत हैं उसी के आधार पर टिप्पणी की गई है। आप एक सवाल को कहें कि ना उठाएं, दूसरे को अपने हिसाब से उठा लें। आशीष आपके लिए फिर शहनवाज के बाद जाना पड़ेगा। पहली बात बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड देखिए, आपके पास फलते कितना समय लगता, बीज कब बोया गया? एक मिनट प्रभा जी, आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कहने की कि अरुण शौरी ने गलत किया या प्रमोद महाजन ने गलत किया। आपके पास मॉरल अथॉरिटी तब होती है जब आप सही काम करते, तब आप कहते कि आपने गलत किया, देखिए हमने सही किया। प्रभा जी, गलती हुई, कम से कम यही कह दीजिए कि ये दुर्घटना हो गई। ये तो कह सकती है ना कि बीजेपी के बनाए एक्सप्रेस वे पर आप गाड़ी चला रही थी लेकिन दुर्घटना हो गई, ये तो कह दीजिए ना कि गलती नहीं हुई, दुर्घटना हो गई। ये तो कांग्रेस कह सकती है, ये तो सरकार कह सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सजा हुई है लेकिन बीजेपी के शहनवाज साहब, न अरुण शौरी जी को सजा हुई, न प्रमोद महाजन को सजा हुई, न रक्षा मंत्री वो नेचुरल रिसोर्स वाला चला जाता है। पूरे देश ने देखा, उसके बारे में कभी बीजेपी बात नहीं करती। उसमें ना कांग्रेस का जिक्र है ना बीजेपी का और सरकार का जिम्मेदारी जब बताया जाता है तो वो कैबिनेट का जिम्मेदारी होता है और प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है, तो इसीलिए कैबिनेट का जिम्मेदारी आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, शाहनवाज साहब उनको बोलेंगे। शाहनवाज, आप कुछ पॉइंट कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज सुबह से कांग्रेस की ये पॉलिसी है कि जो सवाल उठाए हैं कोर्ट ने उस पर जवाब नहीं देना। अटैक इज बेटर देन डिफेंस। बस बीजेपी माफी मांगे, अरे सजा हो रही है आपको, आपके खिलाफ टिप्पणी हो रही है। कभी भी भारत के इतिहास में इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ कि पूरी एक सरकार के फैसले को
पूरे लाइसेंसेस कैंसिल हो गए। इस पर शर्मिंदगी होने की जगह, आप माफी मांगने की जगह देश से आप बीजेपी माफी मांगे। यानी एक बार ऐसी बातों को जोर जोर से बोलो ताकि आपका गुनाह छिप जाए, ये होने वाला नहीं है। ठीक है, पूरे देश के लोग जवाब चाहते हैं और ये जवाब उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगा। सिर्फ भाषण करने से काम नहीं होगा। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश को संवार देंगे। देश के अंदर जो लूट है, अगर किसी बाग में, किसी खूबसूरत से बागीचे में किसी के बोए बबूल अगर उगा है तो मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी छटाई कर दे। नैतिकता पड़ोसी की नहीं बनती है कि वो कैंची लेकर आए और कतर। आज नैतिकता के मुद्दे पर आप कह रहे हैं आशीष की ये पार्टी पूरी तरह से खामोश है। क्यों? हाँ, ठीक है आशीष, इस फैसले का मूल्यों पर एक सकारात्मक पक्ष या कोई एक ऐसा पक्ष बताइए जो ज्यादा दूरगामी हो और जिसको भी बहस के दायरे में लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिकल फुटबॉल चलता रहेगा, हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात आज के फैसले जो निकल कर आई है, पैरा नंबर 69, कि पिछले 15-20 सालों में इस देश में लोग रातों रात धनी कैसे बने। वो धनी बने कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लाकर नहीं बने। वो कोई इन्होंने टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं किया। हमारे पास कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं है, हमारे पास इतने मैनेजमेंट गुरु हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई फेसबुक ट्विटर वाली कोई कहानी नहीं है कि वो कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। हमारी कहानी है वो बताइए। वो हमारी कहानी है कि हमारे देश में पिछले 20 सालों में वही लोग धनी बने हैं जिन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म के थ्रू, नेपोटिज्म के थ्रू, पॉलिटिकल नेक्सस के थ्रू देश की संपदा पर कब्जा कर लिया। देश की संपदा, प्राकृतिक संपदा को फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस पर कब्जा कर लिया। चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो माइंस हो। हमारे देश, और उन्होंने खास करके तो रिलायंस और तेल का जो है उसके बारे में एकदम स्पष्ट रूप से टिप्पणी किया है इस फैसले में, अदालत में। और उन्होंने बताया है कि हमारे तमाम जो प्राकृतिक संसाधन है वो असल में देश की संपदा है। सरकार को जिम्मेदारी दिया गया एज अ ट्रस्टी उसको हिफाजत करना, सही सलामत बचा के रखना। लेकिन सरकार उसी में गलती कर रहे हैं। सरकार या सरकारें, ये जो लूट है, सरकारें ये नीति का सवाल है। जो नीति शुरू हुआ है और इसमें सारे लोग शामिल हैं, सारे लोग, केंद्र में भी, राज्य में भी, माइंस, मिनरल्स, ये सब जो बांटे गए हैं। वामपंथी जो बात बोल रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के राय में, वो बात आ गया। रेड्डी ब्रदर्स की क्या कहानी? हम जो वामपंथी जो ये शुरू से बोल रहे हैं कि आज के जमाने में जो भ्रष्टाचार है, ये जो लाइसेंस रद्द हुआ है, क्या ये निवेश के लिए खतरनाक है, आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ने वाला है इससे? ये तो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। हाँ, तो अच्छा हो गया, मतलब अच्छा हो गया, ऑपरेटर्स के लिए भी अच्छा हो गया। जो इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन और जो कंज्यूमर हैं, उनका फोन बिल तो सस्ता रहेगा। 4 महीने के लिए विंडो पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है कि 4 महीने के अंदर अंदर ठीक है आप ये सारी चीजें दोबारा से ऑक्शन कीजिए। जो सीरियस प्लेयर्स हैं वो दोबारा बिड करके वापिस आ सकते हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं, अगर उनको चॉइस चाहिए तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, दूसरे ऑपरेटर के पास जा सकता है। और एक कि दर्शक में सिर्फ 5% है इनकी जो अफेक्टेड हैं। ये नए लोग जो आए हैं उनका लाइसेंस खत्म हो जाए और सेवा नहीं कर सकें तो सिर्फ 5% पर असर होता है। ये कहना कि सारा दर्शकों के ऊपर असर पड़ेगा। और एक पॉइंट दर्शाता है कि पहले से 2001 के कीमत में देने का जो तर्क था सरकार का, ये भी गलत सिद्ध होता है कि कम पैसे में स्पेक्ट्रम मिलने के बावजूद भी इन्होंने मार्केट को फर्दर घटा नहीं पाए, मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग के साथ कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद। बहुत इनका जो नए ऑपरेटर्स आए हैं, टैरिफ बहुत ज्यादा डाउन हो गया इनके आते हुए। पर सेकंड की बिलिंग किसने दी? नहीं, ऑपरेटर्स ने। उन दोनों के पास जाना, मुझे शाहनवाज जी के पास और प्रभा जी के पास। संक्षेप में, एक जो कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है और अभी भी इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि देखिए हमारी मिलीजुली सरकार थी, कोलिशन सरकार थी। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे करुणानिधि से कि राजा हमें नहीं चाहिए। उसकी पहली यूपीए 1 में भी उसकी कार्यशैली गलत थी, लेकिन वो माने नहीं करुणानिधि। यही यूपीए थी जिसने लेफ्ट के साथ अपना कोलिशन तोड़ लिया था एक मुद्दे पर और अपनी सरकार को दांव पे खड़ा कर दिया था न्यूक्लियर डील पर। यही सरकार थी यूपीए, ठीक है।
न्यूक्लियर डील पर उन्होंने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था, ठीक है। तो क्या वो 2G मामले पर, जिसमें हजारों करोड़ का मामला था, एक्स चक्कर को हजारों, वो तो कह रहे हैं कि 2G तो उनका मामला ही नहीं था, 2G तो बीजेपी का मामला था, तो बीजेपी के मामले पर वो कैसे डीएमके से सरकार तोड़ लेती? ये मैं एक ललित निबंध होता जा रहा है, ये सचमुच फुटबॉल जैसा होता जा रहा है। थोड़ा सा भी शान बचता, कपिल सिब्बल को आज इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों सिब्बल साहब? आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए, सिब्बल साहब क्योंकि वो सामने आते मीडिया के वो निशाना बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इतना गहर जिम्मेदार काम किया। बीजेपी का नाम की रिपोर्ट जो सारा बात सामने लाया, उनको उन्होंने एक संवैधानिक संस्था होते हुए भी जिस तरह से प्रहार किया और उसका बेबुनियाद दावा आज गलत साबित हो गया। प्रधानमंत्री को तब इस्तीफा देना चाहिए जब सारी सरकार इस्तीफा दे, और इनमें से कोई ऐसा नहीं है इनके यूपीए में जो इनसे अच्छा हो सकता है, इसलिए नए चुनाव कर दें। जब पीएम दे देंगे तो सारा खत्म ही हो जाएगा मामला, तो वो तो आप चाहते नहीं है। शाहनवाज जी, आज जिस तरह से सरकार ही कहेंगे, अगर कपिल सिब्बल साहब अगर बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, 2001 से आपके फैसले पर टिप्पणी है, वो आपने देश को गुमराह किया, नुकसान पड़ा। आप क्यों ना अदालत के पास चले जाते हैं कि एक स्पष्टीकरण दे दीजिए कि इस फैसले में क्या बीजेपी के बारे में कुछ एनडीए शासन के बारे में राय दी गई है या यूपीए के फैसले के बारे में राय दी गई है? अदालत से ही एक चिट्ठी ले आइए। मैं बोलना चाहूंगा जी, कपिल सिब्बल की बात पे रहे तो सीएजी को भी जाना पड़ेगा अदालत में, क्योंकि उसको भी जीरो लॉस बताया। थॉमस, जिस तरह सीवीसी भी थॉमस को जब बनाया था तब भी कपिल सिब्बल की बात पे रहे तो कहना पड़ेगा कि वो सही निर्णय था। कपिल सिब्बल, मैंने जो पहली लाइन कही थी उस पर मैं कायम हूं। कोई भी करप्शन का केस हो, एक भ्रष्ट जज की पैरवी के लिए पार्लियामेंट में आए थे, आज एक भ्रष्ट सरकार के वकील हैं, न कि मंत्री की तरह काम कर रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को कैसे कवरअप करना, ये उसकी वकालत में एक सवाल आया प्रभा जी कि ये जो गलतियां हुई हैं, अगर हुई हैं 2001 से लेकर 2010 तक, तो आप दोनों मिलकर माफी को बांट लीजिए, आधा आप माफी मांग लीजिए, आधा वो मांग लीजिए, ये चलेगा क्या? थैंक यू वेरी मच। कान में किसी ने बोला है, तो माफी कौन, बीजेपी का विषय नहीं है। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ, क्या करूं? मुझे अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही तो मैं अब क्या करूं इसमें? प्रभा जी, आपके पास समय है। उसके अतीत से शुरू किया जाता है, क्यों जड़ कहाँ है? हुकूमत जरूरी है, वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है? हम उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना कोई उसकी हिमायत की बात कह रहे हैं। जो ये राजा साहब की पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबको जवाब मांगेगा, और ये जो नीति है कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घराने को क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए और देश के लोगों के मुखालफत करते हुए उसके साथ विश्वासघात करके, मुझे लगता नहीं बहुत कोशिश की मैंने अपना उदाहरण देके आशीष खेतान पर भी कुछ टिप्पणियां कर दी मैंने कि शायद कुछ यहाँ रास्ता निकलेगी, कम से कम इतना ही कहा जा सके कि गड्ढा बीजेपी ने अगर बनाया था तो गलती मेरी थी कि हमने वहां पांव रख दिया। अगर ये भी आप कह सकती थे तो ठीक था। सुखराम जी का भी तो दौड़ याद दिलाइए इनको। जनता आप लोगों के सामने है, आप लोगों की दलीलें मोटे तौर पर उसके सामने आ चुकी हैं। बिस्तर से नोट निकले, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास में ये सारी बात तो लिखा जाएगा कि सबसे भ्रष्ट सरकार यूपीए 2 थी, जिसने देश के अंदर इतना बड़ा खजाना। मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे थोड़ा पता है कि हिस्ट्री राइटिंग कैसे की जाती है। पढ़ेंगे नहीं, लिखा नहीं जाएगा, लोगों ने याद कर लिया। सारे सूत्र पलटने शुरू करेंगे तब वो कुछ और लिखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो पॉलिसी ऐसी बनाई जैसे कोई भगवान राम का प्रसाद बांट रहे हूँ किसी को, क्या जो पहले आए, अरे तो प्रसादी मान के तो लूटा है लोगों ने, और कौन बाद में आया? ये तो ये राजा ने प्रसाद मान लिया। गुड नाइट, कह रही आप देख रहे थे प्राइम टाइम। ये देश के लोग